जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में सर बात करने वाले हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट आ चुका है। जहां पहले मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और उससे पहले बेसिक फंडामेंटल्स की बात करी थी। फाइनेंसिंग डिसीजन सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहां से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है आपके टर्म 2 के एग्जाम में। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, चलिए पूरी वीडियो में जानते हैं। कंप्लीट फाइनेंसिंग डिसीजन आपको यहां से तैयार हो जाएगा और इसके साथ साथ मैं आपके टेस्ट ले लिया करूंगा, वहां पर आप इसको बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। सर फाइनेंसिंग डिसीजन को मैंने छोटे पॉइंट में लिख रखा है, कहां से, कैसे, कितना पैसा लेकर आए। मतलब फाइनेंस का मतलब तो यह पैसा लेकर आना, पर कहां से और कितना। अगर आपको जरूरत है 50 लाख रुपए की और आप ले आए 80 लाख तो भी गलत किया। जरूरत है 50 लाख रुपए की और आप लेके आए सिर्फ 25 लाख तो भी गलत है। और आपको लाना चाहिए था ओनर फंड से ज्यादा पैसा, पर आप लाए बोरोड फंड से। मतलब ये सर ओनर फंड और बोरोड फंड क्या होते हैं? ये दो सोर्सेज होते हैं बेटा। बहुत सिंपल सा माइंड में ये बात याद रखना कि आपने शेयर कैपिटल बैलेंस शीट देख रखी होगी, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट वाला पॉइंट देख रखा होगा, जहां सिंपल सा यहां पर शेयर कैपिटल होता था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप, ये सारी चीजें होती थी। वो ओनर फंड होता है। उसी में अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको हम यहाँ रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब सब पूरी अकाउंट जैसे चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल अकाउंट जैसा है। थ्योरी बेस अकाउंट्स वाली चीजें यहाँ पर आप पढ़ोगे। अगर वो पढ़ रखा तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ये पढ़ लोगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड और इंटरलिंक्ड ही पढ़ना चाहिए। तो जो सर लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको आप शॉर्ट में शेयर होल्डर फंड्स बोला करते थे, वो सारे शेयर होल्डर फंड्स यहाँ पर ओनर फंड्स, यानी ओनर शेयर होल्डर होता है और शेयर होल्डर के सारे फंड्स को हम ओनर फंड्स बोलते हैं। मतलब यहाँ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में से जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम या कोई भी रिजर्व, सर कोई भी रिजर्व जहां से पैसा आए वो आपके ओनर फंड्स कहलाते। और बाकी बचे हुए नॉन करंट लायबिलिटी, चाहे वो बैंक लोन हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड्स हो, वो सब बोरोड फंड्स कहलाते हैं। मतलब ये अपना अपना पैसा, अपना अपना पैसा, और ये पराया सा पैसा लग रहा है थोड़ा सा। मतलब ये डिवेंचर्स की बात कर रहा है या शेयर्स की। तो टर्म 1 में आपने अकाउंट में पढ़ा था, टर्म 2 में पढ़ा था, और दोनों को बैलेंस शीट में एकत्रित रूप में पढ़ा था। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये हो गया सर कहां से, कहां से। अब लाए कैसे? मतलब हमें तो लग रहा है ओनर फंड से भी पैसा इजीली आ रहा है, बोरोड फंड से भी इजीली आ रहा है, पर क्या इनके पीछे कोई फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करें इनको चॉइस करने के लिए, कब हमें कौन से फंड की तरफ मूव करना चाहिए? तो हम थोड़ा सा देखो, ऐसा लगेगा कभी ओनर पर जा रहे हैं, कभी बोरोड पर जा रहे हैं। सिंपल सा पॉइंट है, कहीं पर कोई चीज आएगी हाई, कहीं आएगी लो, कहीं गुड, कहीं बैड। इसके हिसाब से हम पूरी इस कहानी को तैयार कर लेंगे, ताकि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी सही हो जाए, एज वेल एज आपका थ्योरी क्वेश्चन भी साथ में यही प्रिपेयर हो जाए। साथ में एक बार बस बुक से पढ़ना है आपको और कंप्लीट हो जाएगा आपका, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सर सबसे पहला पॉइंट देखा जाता है कॉस्ट। सर कॉस्ट 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 कॉस्ट, सर खर्चा, लागत, ऐसा बताने वाले हो? बिल्कुल। सबसे पहले में कॉस्ट देखी जाती है। लाइक आपने पढ़ रखा होगा 8% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स। वो जो परसेंट लगा होता है वो इंटरेस्ट का रेट होता है, आपको पता है, इंटरेस्ट देनी पड़ती है आपको उतनी। वहीं से उसी इंटरेस्ट के रेट से हम कॉस्ट निकालते हैं कि ये जो 9% डिवेंचर्स है, ये मुझे 9% का पड़ रहा है, या 7.5% का पड़ रहा है, या मुझे 10.25% का पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस कॉस्ट वर्ड से हम निकालते हैं। 9% लिख रहा है, वो 9% इंटरेस्ट देनी है, पर हो सकता है वो आपको 7.25% पड़े, 10.25% पड़े, और हो सकता है 9% ही पड़े, कुछ भी हो सकता है। सर लिखा क्यों है फिर 9%? सर वो तो इंटरेस्ट रेट है, उसकी कॉस्ट मैथमेटिकल तरीके से फॉर्मूला से और आगे जाकर आपको निकालनी पड़ेगी। यहां 12th क्लास में सिंपली अब थ्योरी बेस्ड पॉइंट है कि सर इसकी कॉस्ट को हम देखते हैं। एक बार ओनर फंड की कॉस्ट निकालेंगे, एक बार बोरोड फंड्स की निकालेंगे। जो हमारे लिए कम होगी, जो खर्चा कम कराएगी हमसे, हम उसके पास जाएंगे। ठीक है? कॉस्ट मतलब फाइनेंस मैनेजर है बेटा, ये इसकी शक्ल मैंने ऐसे बना दी थोड़ी गुस्से वाली। फाइनेंस मैनेजर प्रेफर सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। हमेशा आप क्या चाहोगे? वो चीज लेना जो सस्ती हो। क्या वो लेना चाहोगे जो महंगी हो? सस्ती हो। पर सस्ता पड़ गया ना, महंगा वाला कॉन्सेप्ट भी याद है। खाली कॉस्ट देखकर उछल मत जाना और बोरोड फंड्स पर आ जाओ। जनरली बोरोड फंड्स की कॉस्ट कम होती है, जनरली इक्विटी के मुकाबले। तो खाली कॉस्ट देखकर नहीं, बोरोड लेंगे हम तो डिवेंचर्स इशू करेंगे, खाली बॉन्ड्स लेंगे, बैंक लोन लेंगे। खाली एक पॉइंट देखकर नहीं, आपको सारे पॉइंट्स को साथ में ध्यान में रखते हुए वो पॉइंट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा जहां पर हमारा फायदा ज्यादा हो और हमारा घाटा कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर रिस्क। रिस्क का मतलब होता है कि कौन ज्यादा रिस्की है, कौन कम रिस्की है।
जनरली बोरोड फंड मोर रिस्की होते हैं, ठीक है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, आपको भी यही बात माननी है। मोर रिस्की क्यों होते हैं? मानकर चलो आपने बोरोड फंड्स इशू कर दिए, ठीक है, मतलब आपने डिवेंचर्स इशू कर दिया और आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए या आपने बैंक से लोन ले लिया, आपको पर्टिकुलरली ब्याज देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी हमेशा, ये आपके लिए रिस्की ज़्यादा है। और ओनर फंड हमारे रिस्की कम होते हैं, समझ में आ रही है, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी है तो वो कभी गलत नहीं चाहेंगे। ये पराये लोग हैं, बाहरी लोग हैं, बाहर वाले हैं, तो इनकी वजह से हमारे पास रिस्क ज़्यादा रहता है। जनरली बोरोड फंड मोर रिस्की एंड ओनर फंड लेस रिस्की। तो हम रिस्क वाला पॉइंट अगर देखेंगे तो हमें बोरोड फंड जाना चाहिए, मतलब कॉस्ट वाले से भी जनरली दिख रहा है बोरोड और रिस्क वाले से भी जनरली दिख रहा है बोरोड या ओनर। सर ओनर दिख रहा है। अब देखो मिक्स हुआ नहीं हुआ, मतलब कभी आपको लग रहा है कॉस्ट की वजह से देखूं तो बोरोड फंड बढ़िया है, रिस्क की वजह से देखूं तो ओनर फंड बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट है सर कैश फ्लो पोजीशन भी देखनी चाहिए, हमें अपनी औकात के हिसाब से काम करना चाहिए कि हम लोन तो ले रहे हैं पर अगर हम समय पर ब्याज या उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका पाए तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी जब्त कर ले, हमें जब्त कर ले, जेल में डाल दे। तो हमें अपनी कैश फ्लो पोजीशन भी देखनी चाहिए। अगर गुड कैश फ्लो पोजीशन है तो कैन एफर्ड बोरोड फंड कॉस्ट इजीली, मतलब अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, बढ़िया पैसा जनरेट करती है आपकी कंपनी, खूब पैसा आता है, तो आप इजीली बोरोड फंड की कॉस्ट को पे कर सकते हो, मतलब उसको इंटरेस्ट इजीली पे कर सकते हो। किसको देखोगे? कैश फ्लो पोजीशन गुड है तो बोरोड, गुड है तो बोरोड और बैड है तो बेटे ओनर फंड पर जाएंगे। अच्छी कैश फ्लो पोजीशन के लिए मुझे क्या चुनना चाहिए? ओनर फंड्स, नहीं सर बोरोड फंड्स। कंट्रोल कंसिडरेशन, सर कंट्रोल को भी देखना चाहिए। अब कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? देखो एक कंपनी में कई सारे इक्विटी शेयर होल्डर, बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर पहले से, अब कंपनी बहुत सारा पैसा दोबारा लाना चाह रही है। कंपनी पहले से बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर फंड से पैसा ले रखा है उन्होंने, बट कंपनी दोबारा से पैसा लाना चाह रही है किसी नए प्रोजेक्ट के लिए। अब ओन शेयर होल्डर को लग रहा है कि नए शेयर होल्डर आएंगे तो हमारी औकात कम हो जाएगी। जैसे होता है ना घर में हमारे सामने मामा के बेटा मामा के बेटी आ जाती है तो हमारी इज्जत थोड़ी कम हो जाती है, अपने घर में उनको प्यार ज़्यादा मिलता है, वैसे भी नहीं मिलता हमें बट उनकी वजह से और कम हो जाता है। इसी तरह अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसा लग रहा है कि नयों के आने से हमारे यहाँ दिक्कत हो जाएगी, हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमें फिर इक्विटी शेयर होल्डर इशू नहीं करने चाहिए। मतलब डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिसीजन। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डर लग रहा है, पुराने वालों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो हमको इक्विटीज नहीं इशू करने चाहिए और उनको डर नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम जानते हैं हम क्या है, तो फिर आपको ओनर फंड इशू कर देना चाहिए। तो सर कंट्रोल कंसिडरेशन को दिमाग में लेकर रखेंगे कि कब ओनर फंड की तरफ सोचेंगे और कब बोरोड फंड। नेक्स्ट सर जैसा कॉस्ट था वैसे एक फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब ये भी लागत कीमत या जो भी खर्चा होने वाला है। फ्लोटेशन मतलब होता है जब कंपनी इशू कर रही है ना शेयर्स और डिवेंचर्स, उस पर क्या खर्चा हो रहा है। सर तो फिर वो क्या था? वो बेटा रिटर्न कितना जनरेट करके देंगे हम सामने वाले को, ये आपका खर्चा कितना होगा फर्स्ट टाइम। तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू को हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, मतलब जो भी खर्चा इशू करने पर होता है उसे कॉस्ट ऑफ इशू बोलते हैं। बैंक लोन लोगे तो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, डिवेंचर इशू करोगे तो अंडरराइटिंग कमीशन लगेगी, ब्रोकरेज लगेगा, इन सबको देख लीजिए। फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स, क्या डिसाइड करेगा, ज्यादा कॉस्ट दे या कम दे? सर कम दे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड फंड विद लीस्ट कॉस्ट, उसको वो फंड चुनना चाहिए या वो फंड चुनेगा जिसमें कॉस्ट कम जाएगी। मतलब अब सर हमारे 5 पॉइंट हुए जा रहे हैं यहाँ पर। कॉस्ट क्या, हमारा उनको रिटर्न कितना जनरेट करेंगे, 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर दिमाग में है हमारे। रिस्क हमारे दिमाग में। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो हम बोरोड फंड इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी नहीं है तो ओनर फंड पे जाना चाहिए। कंट्रोल कंसिडरेशन, पुराने वाले शेयरहोल्डर्स को लग रहा है कि नए के आने से इज्जत कम हो जाएगी तो हमें बोरोड पर जाना चाहिए, और नहीं लग रहा है ऐसा तो ओनर पर ही जाना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ही क्या है सर? पहली बार जब आप इशू करोगे शेयर्स, कंपनी कॉस्ट ऑफ इशू, शेयर्स इशू करेगी, डिवेंचर इशू करेगी, जो भी खर्चा होगा उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है। लास्ट 2 छोटे छोटे पॉइंट और रहेंगे। सर मार्केट में हमारा शेयर्स बिक ही नहीं पा रहा, तो क्या आप कितना भी अच्छा डिसीजन ले लो, क्या आपको वो शेयर इशू करना चाहिए? नहीं। क्यों? स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टेट राज्य वाला नहीं है, मतलब स्टेटस बता रहा है कैपिटल मार्केट का स्टेटस क्या है। अगर बूम पीरियड है, बढ़िया है, लोग खुश है, बहुत मजे ले रहे हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास, तो कंपनी कैन इजीली सेल इक्विटी। और डिप्रेशन पीरियड है, डाउनफॉल में चल रहा है, सब कुछ उल्टी दिशा में चल रहा है, तो कंपनी गो फॉर बोरोड फंड्स। यहाँ पर इक्विटीज इजीली से नहीं बिकते, तो डिवेंचर्स ही, लोग ऐसी सिक्योरिटी चाहते हैं जहाँ से इजीली रिटर्न आए। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंपनी की पहले से ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल महंगा है कंपनी का, बाकी सैलरी, रेंट, वेजेस, ये सारी चीज़ों की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी को ये बोरोड फंड्स नहीं लेना चाहिए। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो ओनर फंड, कम है तो बोरोड फंड्स। समझ में आ रहा है दोस्त? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी विशेष रूप से दिमाग में ध्यान रखना है कि हमारे नॉर्मल खर्चे ही ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट को बनाने वाली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है,
सर तो इंटरेस्ट क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती? नहीं सर, ये नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैं आपको बताता हूँ, देखो रेंट, सैलरी, वेजेस, परचेज ऑफ गुड्स, कैरेज इनवार्ड, ये सारे खर्चे ट्रेडिंग P&L के आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल होते हैं। अगर वो आपकी ज्यादा है, ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ रखा होगा आपने, याद होगा शायद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। सर टर्म 1 की याद मत दिलाओ, बहुत बुरा था, छोड़ो। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी ज्यादा है, यू शुड गो फॉर ओनर फंड्स, और कम है तो यू शुड गो फॉर बोरोड फंड्स। क्योंकि अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आप भाई इंटरेस्ट इजीली पे नहीं कर सकते, जैसे कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं दी, ठीक है, तो आप इजीली इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, तो आपको बोरोड फंड्स खरीदने इशू नहीं करने चाहिए। देन बूम पीरियड है, कंपनी कैन इजीली सेल सिक्योरिटीज, इक्विटी, और डिप्रेशन पीरियड है, कंपनी गो फॉर बोरोड फंड्स। ये सारी मैंने वो बातें लिखी जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है लिखने के लिए, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है? लास्ट में हमारी एक छोटी सी बात जो याद रखा देती है, फाइनेंसिंग डिसीजन में कॉस्ट चाहे फ्लोटेशन हो या फिक्स्ड ऑपरेटिंग, हमें दोनों को दिमाग में, तीनों को रखना चाहिए। मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन में खाली एक चीज नहीं देखोगे, कॉस्ट देखोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट देखोगे, फिक्स्ड ऑपरेटिंग, तीनों देखोगे। फाइनेंसिंग डिसीजन में कॉस्ट चाहे फ्लोटेशन हो या फिक्स्ड ऑपरेटिंग के साथ रिस्क, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी देखना जरूरी है। एक दो बार पढ़ोगे तो नीचे वाली ऐसे बात याद हो जाएगी कि आपको ये पॉइंट अलग से याद रखने नहीं पड़ेंगे। दोबारा सुन लो, फाइनेंसिंग डिसीजन में कॉस्ट चाहे फ्लोटेशन हो या फिक्स्ड ऑपरेटिंग के साथ, ये तीन तो हो गई, फिक्स्ड, फ्लोटेशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग, ये तो दिमाग में है, पर खाली इनसे काम नहीं चलेगा, इसके संग रिस्क भी देखो, इसके संग कैश फ्लो पोजीशन भी देखो, अपनी कंट्रोल कंसिडरेशन भी देखो, और कैपिटल मार्केट का स्टेटस क्या है, सिक्योरिटीज इक्विटीज बिकना भी चाह रहे हैं या नहीं। बूम पीरियड है, मजेदार में पीरियड है, इजीली सिक्योरिटी बिक सकती है आपकी इक्विटी वाली, और इक्विटी बूम पीरियड नहीं है, डिप्रेशन पीरियड है, तो यू फॉर गो फॉर बोरोड फंड। फाइनेंसिंग की वीडियो आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906786321 पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फॉर फर्दर क्वेरीज, टेस्ट सीरीज और एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसी अच्छी लगी है।